वजन प्रबंधन और इसके विज्ञान पर आधारित हमारे आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। इमोशनल हंगर, यानी भावनात्मक भूख। अक्सर हम सोचते हैं कि वजन बढ़ना सिर्फ हमारी कमजोर इच्छा शक्ति या विल पावर का नतीजा है, राइट? लेकिन आज हम जानेंगे कि असल में इसके पीछे का चिकित्सा विज्ञान क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है, आखिर हमारा दिमाग तब भी खाने की मांग क्यों करता है जब हमारा पेट पूरी तरह से भरा हुआ हो? मतलब पेट में जगह नहीं है, फिर भी कुछ खाने की तीव्र इच्छा हो रही है। ये सवाल सीधे तौर पर उस पुराने विल पावर वाले मिथक को चुनौती देता है। जब हम इसके पीछे की न्यूरोबायोलॉजी को समझते हैं तो पता चलता है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे पावरफुल ड्राइव्स हैं जो पेट भर गया है वाले सिग्नल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, ये कोई बुरी आदत नहीं है, बल्कि एक गहरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो चलिए सबसे पहले इसे ठीक से परिभाषित करते हैं। मेडिकल टर्म्स में इसे इमोशनल हंगर कहा जाता है, और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मोटापे से जुड़ा ये सबसे आम मनोवैज्ञानिक फिनोटाइप है। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसमें इंसान शरीर की जरूरत के लिए नहीं, बल्कि तनाव, चिंता या यहाँ तक कि सिर्फ बोरियत जैसी भावनाओं के रिस्पॉन्स में खाता है। इसे हेडोनिक ईटिंग भी कहते हैं, और यहीं पर पूरा नजरिया बदल जाता है। ये किसी इंसान की गलती नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही आम और स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है। अब इन दोनों स्थितियों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है होम्योस्टैटिक हंगर, यानी वो सच्ची वाली भूख जब आपके शरीर को वाकई ऊर्जा की जरूरत होती है, और दूसरी तरफ है हेडोनिक ईटिंग, जो हमारे दिमाग के मेसोलिम्बिक डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम द्वारा कंट्रोल होती है। आसान भाषा में समझें तो जब तनाव या आसपास का माहौल आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, तो आपको खाने की इतनी तीव्र इच्छा होती है जिसका आपकी असली कैलोरी की जरूरत से कोई लेना देना नहीं होता। आपका दिमाग बस वो फील गुड रिवॉर्ड ढूंढ रहा होता है। तो चलिए अब इसे रियल वर्ल्ड साइंस के नजरिए से देखते हैं। एक क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। डॉक्टर एंड्रेस अकोस्टा की इस केस स्टडी के डेटा को जरा ध्यान से देखिए। ये एक 41 साल की महिला मरीज का डेटा है, और इसमें जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि उनका पेट तो बहुत जल्दी भर जाता था। उन्हें फुल फील करने के लिए सिर्फ 789 कैलोरीज चाहिए थीं, जो कि नॉर्मल से काफ़ी कम है। लेकिन उनका एंग्जाइटी स्कोर 9 था, जो कि नॉर्मल रेंज से कहीं ज्यादा है। तो नतीजा क्या हुआ? इसी एंग्जाइटी और इमोशनल हंगर ने उन्हें रोजाना 2000 से भी ज्यादा कैलोरी खाने पर मजबूर कर दिया। मतलब पेट भरा होने के बावजूद उनकी चिंता ने उनके दिमाग को खाने का सिग्नल देना जारी रखा। तो अब सवाल ये है कि इसे मैनेज कैसे किया जाए। इसे कंट्रोल करने के लिए क्लिनिकल गाइडलाइंस एक बहुत ही सख्त मैनेजमेंट ट्रायड, यानी 3 हिस्सों वाले अप्रोच का सुझाव देती हैं। इसमें शामिल है थेरेपी, एक खास डाइट और दवा। इन तीनों पिलर्स को एक साथ मिलाकर ही इस मूड फूड साइकिल को तोड़ा जा सकता है। चलिए इन पर एक एक करके बात करते हैं। इस अप्रोच का पहला और सबसे बुनियादी पिलर है थेरेपी। इस खास फिनोटाइप के लिए हर हफ्ते कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी और काउंसलिंग सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्यों? क्योंकि हमें उन ट्रिगर्स को जड़ से खत्म करना है जो इस इमोशनल हंगर को पैदा करते हैं। थेरेपी से आप ये सीखते हैं कि अपने इन अचानक उठने वाले आवेगों को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब खाने में सुकून ढूंढने के बजाय अपनी भावनाओं को सही तरीके से हैंडल करना सीखते हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है फिनोटाइप डाइट। थेरेपी के बेस पर काम करते हुए ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। स्टेप 1, दिन में बिल्कुल फिक्स 3 बार संतुलित भोजन करना। स्टेप 2, हर तरह के प्रोसेस्ड स्नैक्स को अपनी डाइट से पूरी तरह बाहर निकाल देना। और स्टेप 3, अगर 2 मील्स के बीच में भूख लगे तो स्नैक्स के तौर पर सिर्फ और सिर्फ फल या सब्जियां खाना। ये रूटीन आपको भूखा नहीं मारता, बल्कि आपको एक ऐसा स्टेबल स्ट्रक्चर देता है जिससे आप अपने मूड और खाने के साइकिल को फिजिकली मैनेज कर पाते हैं। और तीसरा पिलर है मेडिकेशन, यानी दवा। जब दिमाग में क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं तो नाइट्रेक्सोन, बुप्रोपियोन, एसआर जैसी खास दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम क्या है? ये आपके दिमाग के उस ओवर एक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम को शांत करती है। सोचिए, अगर वो बेकाबू क्रेविंग अंदर से आना ही कम हो जाए तो जाहिर है थेरेपी और डाइट वाले नियमों को फॉलो करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना? और इस ट्राइड अप्रोच का रिजल्ट, उस 41 साल की महिला ने लगातार 3 सालों में अपने कुल शरीर के वजन का 21.4% कम किया और उसे मेंटेन भी रखा।
-21.4%। सच कहूं तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है, और ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि उस क्रेविंग की जड़ को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया गया था, जो उन्हें बार बार खाने पर मजबूर कर रही थी। अब बात करते हैं कि क्लिनिक के बाहर, घर पर इस मूड फूड साइकिल को कैसे तोड़ा जाए। इसके लिए मेयो क्लिनिक के ये सेल्फ रेगुलेशन के 3 व्यवहारिक कदम बहुत काम आते हैं। पहला स्टेप है एक फूड और मूड डायरी रखना। इससे आप पकड़ पाते हैं कि कौन सी भावनाएं आपको ओवर ईटिंग की तरफ धकेल रही हैं। दूसरा स्टेप, एक फिजिकल हंगर रियलिटी चेक करना, मतलब खुद से रुककर पूछना कि क्या पेट सच में खाली है या बस दिमाग परेशान है। और तीसरा, तनाव को कम करना और बोरियत दूर करने के लिए कुछ हेल्दी विकल्प ढूंढना। ये आसान से कदम उस इमोशनल ईटिंग लूप को तोड़ने में बहुत असरदार हैं। कैनेडियन एडल्ट ओबेसिटी गाइडलाइंस का ये कोट इस पूरी प्रक्रिया के असली मकसद को बहुत खूबसूरती से समझाता है। वो कहते हैं कि ओबेसिटी मैनेजमेंट की सफलता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने वजन कितना कम किया। असली सफलता तब है जब आपकी सेहत, आपकी काम करने की क्षमता और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। ये हमारा ध्यान सिर्फ वजन की मशीन के नंबर से हटाकर एक सस्टेनेबल और बेहतर जीवन जीने की तरफ ले जाता है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है। ज़रा सोचिए, अगर हमारा समाज वजन प्रबंधन को सिर्फ इच्छा शक्ति का टेस्ट मानने के बजाय इसे एक प्रॉपर मेडिकल और साइकोलॉजिकल साइंस की तरह देखना शुरू कर दे, तो कितने और लोग हमेशा के लिए एक स्वस्थ जीवन पा सकेंगे। यह सवाल उस कलंक को मिटाने की बात करता है जो ओवर ईटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और हमें विज्ञान और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।